मायूसी जो है वो कुफ्र है। मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है, अगर लोकतंत्र खतरे में। राहत इंदौरी कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। जामिया को जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैं पहले लाइन में जो है वो खड़ा रहा, और जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो भी मैं पहली लाइन में आप लोगों को दिखूँगा। आसिफ, आज हम पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं, पर कम से कम 2 बार ऐसा हुआ कि एक ख़ास रिश्ता मैंने महसूस किया। पहले जब आप लोग सब गिरफ़्तार हुए थे, बहुत सारे नौजवान, तो एक प्रोटेस्ट मीटिंग प्रेस क्लब में रखी गई थी, और उसमें कोविड का शुरू हो गया था तो मास्क पहन रहे थे। तो मुझे जो मास्क मिला था उसमें लिखा था आई एम आसिफ इकबाल तन्हा। तो पहले ये एक ताल्लुक़ बना। लेकिन जिस वक्त आप जेल से रिहा हुए और हम लोग सब तस्वीरें देख रहे थे टेलीविज़न पे, आपने सीधा ये कैमरा के सामने आके जो मास्क आपने पहना था, नो एनआरसी, नो सीए, और आप और नताशा और दिवांगना जिस तरह से, जिस हौसले से आप लोग ने अपनी बातें रखी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिद शफीक को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। खालिद को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इमाम को रिहा करो, रिहा करो। लेकिन आपने बहुत क्लियर एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप नहीं समझें कि मैं दबा हूँ, और जो मेरी लड़ाई है वो जारी रहेगा। आपको क्यों लगा कि आपको वो एक मैसेज देना ज़रूरी है? थैंक यू सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने जिस तरह से चीज़ें मुझे बताई कि प्रेस क्लब में हुआ मैं इमोशनल हो रहा था बैठे बैठे। हम लोग जो हैं, जो मोमेंट शुरू किए थे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, वो मोमेंट ख़त्म नहीं हुआ था, और वो जो पूरा मोमेंट था वो देश को बचाने का मोमेंट था। देश का लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई थी, देश के संविधान को जो बचाने की लड़ाई थी, वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई थी, और उसको क्रैकडाउन किया गया थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द पुलिस। उसको क्रैकडाउन करके और फिर उस मोमेंट को दोबारा जो है इस्टेब्लिश नहीं किया जा सके, या दोबारा ऐसा कोई मोमेंट जो है खड़ा नहीं हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में सीएम मोमेंट एक ऐसा मोमेंट है जिसमें महिलाओं ने जो है लीड किया उस मोमेंट को। बिल्कुल मोमेंट जामिया से शुरू हुआ, जामिया के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने लाठियाँ खाई, सब कुछ किए, लेकिन एक मास मोमेंट जो है वो महिलाओं ने उसको बनाया। तो हमने जब हम लोग जेल गए तो इसी एक मोमेंट का हम छोटा सा पार्ट थे। तो मुझे लगा कि जो मोमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लोग जेल आए हैं, तो क्या मसला है, हमें उस मोमेंट को दोबारा कैसे खड़ा करना है, क्योंकि पुलिस जो है या गवर्नमेंट हम लोगों को डराना चाह रही थी। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं उस डर को ख़त्म करने के लिए हमें जो है जेल से बाहर निकलते ही जो है ये बताना है और अपने लोगों को ये मैसेज देना है कि जो मोमेंट अभी शुरू हुआ था वो ख़त्म नहीं हुआ है, और वो लड़ाई जारी है, और वो लड़ाई जब तक जारी रहेगी, क्योंकि एक सिंगल डिमांड है कि आप जो भी सीए का जो पूरा लॉ है आप उसको वापस ले लें। अगर वो वापस नहीं होता है तो वो जो है कंटिन्यूसली जारी रहेगा। आपकी तरफ से बहुत हिम्मत की ज़रूरत थी उसको करने में, लेकिन मूवमेंट पे हम बाद में आएंगे। थोड़ा आपके बारे में कुछ और जानना चाहते थे। तो आपका आप पैदाइश कहाँ की है, बचपन कहाँ गुजरा? मैं पतरातू रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, और वहाँ से मैंने जो है वो क्लास 5 तक का जो है एजुकेशन हासिल करने के बाद मैं मदरसे में गया, और मदरसे से मैंने आलमियत की है, और वो आलमियत जो है वो 12th के मायने होता है। मैं गया हूँ कारवान मोहब्बत की तरफ से, जब वहाँ लिंचिंग हुआ था अलीमुद्दीन उनके परिवार के पास। क्या अनुभव कैसे रहा आपका? वो 6-8 साल आपने वहाँ मदरसा में गुजारे, तो कैसे लगा आपको? क्या सीखा आपने? क्या सबसे ये है कि एक तो घर से दूर रह के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। मदरसा में मैं फैमिली से 10 साल की उम्र से मैं मदरसे में था,
और वहाँ से मैं फैमिली से दूर था तो मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा था, क्योंकि मदरसे जब हॉस्टल में अलग अलग स्टेट के लोग होते हैं, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, हर लोग अलग अलग माइंड सेट के होते हैं, तो वो सारी जो चीज़ हमने मदरसे में सीखा था वो मुझे जो है बड़े होकर अब जो है इम्प्लीमेंट करने का जेल में मौका मिला, और उस वहाँ का जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस था वो जेल में काम आया। तो दिल्ली क्यों, पढ़ाई यहाँ क्यों आपने तय किया, आगे की पढ़ाई का यहाँ करने के लिए जामिया में? एक तो मदरसे में मैं जिस मदरसे में पढ़ता था, असल में मदरसे के बारे में एक बहुत गलत कंसेप्ट जो है लोगों में फैलाया गया कि मदरसे के लोग जो है हायर एजुकेशन में नहीं आते। जो हमारे प्रोफेसर वहाँ पे थे, जो टीचर्स थे, वो कहते थे कि तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, जामिया जाओ, अलीगढ़ जाओ, JNU जाओ, वहाँ जाके जब तुम पढ़ोगे तो मदरसा का भी जो नाम है वो बड़ा होगा, और अगर आप चाहते हो कि समाज में बेहतर इंसान बनो और समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान अगर देना चाहते हो तो आप लोग को हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। आपके अब्बू अम्मी क्या करते हैं? मेरे अब्बू टीचर हैं, मदरसे के ही टीचर हैं। हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उनका लड़कियों का मदरसा है, तो उसमें वो टीचर्स थे। मेरी अम्मी भी उसी में टीचर थी। उसमें सिर्फ गरीब बच्चियां पढ़ती थी जिनके माँ बाप नहीं होते थे, तो वो कोई कमाई तो ज़्यादा इनकम का ज़रिया नहीं था वो। और मैंने ये सोचा कि अब मुझे दिल्ली जाना चाहिए। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं, और बार बार कहती थी मुझसे कि तुम दिल्ली मत जाओ, तुम अपना बिज़नेस सेटअप यहीं पे कर लो। किस उम्र में आए आप? 17 साल होंगे, 17। हाँ, मैंने पर्शियन में जो है फर्स्ट टाइम मैंने जो है इंट्रेंस दिया, तो वो नहीं निकल पाया इंट्रेंस से, तो मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। मैंने BPO में जॉब किया दिल्ली में। मैंने BPO में जॉब करने के बाद फिर मैंने इंट्रेंस की तैयारी भी कर रहा था और साथ में जॉब भी कर रहा था। तो अब मेरे पास जो मुझे सैलरी होती थी वो मैंने जमा कर लिया था, क्योंकि मैंने घर पे बोल के आया था कि मैं पैसे आज के बाद नहीं लूँगा आप लोगों से। BPO में क्या काम था आपका? मैं BPO में पहले तो टेलीकॉलर था, मैं कॉल लेता था। फिर जब जामिया में एडमिशन हो गया उसके बाद भी मैं जॉब करता रहा और पढ़ाई भी करता रहा। हाँ, अभी मैंने जो है बैचलर कंप्लीट किया, मास्टर्स का एंट्रेंस के लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया। अभी पढ़ाई पूरी इंशाल्लाह पूरी हो जाए तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पढ़ाई कंप्लीट करके, क्योंकि मेरे फादर का एक ख्वाब था कि मैं ट्रांसलेटर बनूं। अच्छा। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि किताब वगैरह के ट्रांसलेशन तो हो जाएंगे, एक्टिविज़म से एक अलग लगाव है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी इस सोसाइटी को, इस देश को जो है ज़रूरत है कि लोगों के अधिकार के लिए बोलने वाले। और मुझे जो है बोलने का जो है अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, ये ताकत दी है कि मैं बोल सकता हूँ खड़े होकर हज़ार लोगों के बीच में, बगैर डरे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखने से ज़्यादा बोलने पे जो है बिलीव करता हूँ, और मैं बोल के जो है लोगों के अधिकार के लिए, लोगों के लिए जितना आवाज़ हो सकता है मैं उठाने की कोशिश करूँगा। तो एक्टिविज़म की तरफ आपका क्यों झुकाव हुआ? एक्टिविज़म, जब मैं जामिया में एडमिशन लिया तो नजीब अहमद JNU से गायब हुए थे। मतलब एक अजीब माहौल था पूरे देश में कि कभी नजीब की अम्मी जो है वो इंडिया गेट पे, कभी पार्लियामेंट स्टेट पे, तो क्या हमें इस माँ के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? तो मैंने वहाँ से जो है अपना एक्टिविज़म का सफ़र शुरू किया। क्योंकि फिर जब मैं जामिया आया तो सबसे पहले जामिया की तारीख़ पढ़ने की कोशिश की। तो जब जामिया का तारीख़ पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जामिया में जो ये पूरी यूनिवर्सिटी है वो आंदोलन से जो है बनी हुई यूनिवर्सिटी है, और उस वक्त यहाँ से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ भी, हाँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी के लिए जो है यहाँ से मोमेंट खड़ा हुआ है। नॉन कॉपरेशन मोमेंट, खिलाफत मोमेंट जो है वो जामिया से शुरू हुआ। तो वो ख्वाब जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था, तो मैं उसको जो है पूरा करने के लिए, उस ख्वाब को जो है उसकी ताबीर करने के लिए जो है मैंने आपने तय किया। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि इस यूनिवर्सिटी का इतिहास और तारीख़ यही है। इसकी सचमुच अगर हम यहाँ की तालीम दे रहे हैं तो समाज को बदलने, देश को बदलने के लिए। ये जो NTCA प्रोटेस्ट से आप कैसे जुड़े? क्यों आप उसमें आपके दिल को क्यों छुआ? NTCA प्रोटेस्ट से पहले मैं NRC पे जो है हमने उसको रीडिंग किया था, उसको देखा था, तो हम उसको फॉलो कर रहे थे। असम में जो NRC हो रहा था तो वो पूरी तरीके से फ्लॉप था, क्योंकि जब फाइनल लिस्ट आता है NRC का तो उसमें 19 लाख लोग होते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में मुसलमानों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब फाइनल लिस्ट आता है तो इसमें सिर्फ 5 लाख। तो जब उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि हमारा नाम NRC की लिस्ट में कैसे नहीं है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था, करने को कुछ भी नहीं था गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट जो है जब पार्लियामेंट शुरू हुआ तो इन्होंने जो है वो बिल ला के सामने रखा कि हम CA, और CA में जो है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं थी इस वक्त, इसमें जो अमेंडमेंट उन्होंने किया कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, इन तमाम लोगों को नागरिकता दी जाएगी।
और उसमें से जो है इन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया। तो ये अपने आप में ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा बिल है वो संविधान विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है। राहत इंदौरी कहते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। तो इसके ख़िलाफ़ जामिया से आवाज़ जो है हम लोगों ने शुरू किया और फिर एक इतना मजबूत आवाज़ बना, बहुत ज़्यादा उसको ख़त्म करने के लिए पुलिस की ब्रुटैलिटी भी हुई। पुलिस ने जो है बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती किया जामिया के छात्रों पे, जामिया के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर भी एक मास मोमेंट जो है जामिया के बाद शुरू हुआ। हम लोग पहले भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है कभी भी हिंदुस्तान के अंदर दोम दर्जे का नागरिक बन के रहना कबूल नहीं करेगा। मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान खतरे में नहीं है, अगर लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र का सबसे मजबूत खंबा जो है वो मुस्लिम है, और अगर मुस्लिम को तोड़ लेगा तो फिर ये दलित को भी तोड़ ले जाएंगे। जो दलित का खंबा है, जो आदिवासी का खंबा है, उसे भी वो तोड़ ले जाएंगे। आप उम्मीद कर रहे थे कि जिस बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग निकले कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, देश भर में, और मैं भी उन 100 दिनों में देश के हर कोने में गया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग भी लड़ेंगे साथ में, ऐसे आपको अंदाज़ था? हाँ बिल्कुल, शुरू दिन से अंदाज़ा था। जब हमारी पहली बार जब FIR होता है तो उसमें सिर्फ आसिफ इकबाल तन्हा का नाम नहीं होता है, उसमें चंदन का भी नाम होता है। तो फर्स्ट डे से हमें यकीन था कि वो तमाम लोग इकट्ठा होंगे, वो तमाम लोग जो है मुसलमानों के साथ आएंगे और उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे। और ऐसा ही हुआ। ऐतिहासिक तौर पे ये शायद आज़ादी के बाद सबसे बड़ी अहिंसक लड़ाई लड़ी गई, और मेरे ख्याल में गांधी जी की हत्या के बाद पहली बार हिंदू और मुसलमान इकट्ठा खड़े हुए एक लड़ाई के लिए। तो आपका क्या मतलब, आप आंदोलन की ये 100 दिन के दौरान आप कहाँ कहाँ गए, आपने क्या देखा? आंदोलन के दरमियान तो शुरुआती दिनों में मैं जामिया में रहा, और जामिया को जब भी ज़रूरत पड़ी तो मैं पहले लाइन में जो है वो खड़ा रहा, और जब भी इस देश को ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो भी मैं पहली लाइन में आप लोगों को दिखूंगा। जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ यूपी से लेकर बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल, तो महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पे, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पे मैं गया जहाँ पे भी CA का मूवमेंट हो रहा था, जहाँ पे लोगों ने बुलाया, वहाँ के लोगों ने बुलाया और मैं वहाँ गया। किस तरह का माहौल आपको दिखा जब आप देश के कोनों कोने में गए? ऐसा मतलब कि मुझे ऐसा लगा था कि असल हिंदुस्तान यही है। उसमें जो है मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सारे लोग थे। बिल्कुल यही बात मुझे भी लगा। मैं लगभग वो 100 दिन देश के हर कोने में गया था, वही मंचों से। तो क्यों आपको लगा कि ये असली हिंदुस्तान है? तो इन तमाम जगहों पे जब मैं गया और जब मैं वहाँ स्टेज पे जाता था तो वहाँ पे हर धर्म के लोग मिलते थे और बहुत प्यार के साथ मिलते थे, गले लगाते थे, क्योंकि उस वक्त कोविड नहीं था, गले लगाते थे, दुआएं देते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब देखा है, मतलब कि देश को आज़ाद करने के वक्त जो ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है, आज़ादी की लड़ाई के वक्त जो ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा, वो ऐसे ही हिंदुस्तान का ख्वाब देखा है। लेकिन ये एक मानसिकता के लोग हैं, बहुत कम और बहुत छोटे लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो इस और छोटे लोग भी। हाँ, बहुत थोड़े लोग हैं जो देश को एक दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ, जो है हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ, उस आइडियोलॉजी की तरफ जिसके जो अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो है जब वो लड़ाई कर रहे थे, जब वो आंदोलन कर रहे थे, तो इनके ही लोग जो है वो अंग्रेज़ों की चापलूसी और उनकी गुलामी और उनसे माफिया मांग रहे थे। तो ये बहुत छोटे और बहुत लिमिटेड लोग हैं। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं था। मैं ये बात को कह सकता हूँ कि मोमेंट जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट साइट था, आंदोलन साइट था, वहाँ पे मुसलमान औरतें जो हैं वो आगे थीं, और मैं मतलब कि उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनके बारे में जितना भ्रम फैलाया जा रहा था कि उनको मुस्लिम मर्द घर से निकलने नहीं देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका जवाब था। तिरपल तलाक पर उनके अधिकार की बात कर रहे थे, फिर वो खुद ही निकल के अपने अधिकार जब मांगना शुरू की, तो फिर किस तरह से जो है उन पे कमेंट्स किए जा रहे थे, किस तरह से उन पे बयाने जारी किए जा रहे थे। और जब भी इस मोमेंट का तस्करा किया जाएगा, तारीख़ में जब भी इस मोमेंट को लिखा जाएगा तो सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। किसानों का आंदोलन बस उसी भावना से है जहाँ हर मज़हब के लोग, हर जाति के लोग। हाँ, तो वो पूरा सेम पैटर्न आपको जो है देखने को मिलेगा। तो मैं खुशनसीब हूँ कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ जामिया से, मैं उसका पार्ट रहा। आपका अरेस्ट हुआ कब, कौन सी तारीख पे? फर्स्ट टाइम मेरी अरेस्टिंग जो है वो
17 मई को हुई। स्पेशल सेल के जो स्टाफ हैं वो मुझे उठाते हैं, वो मुझे लेकर जाते हैं मेरे रूम से, और वो रात में फ़िज़िकल टॉर्चर करने के बाद जो है मुझे क्राइम ब्रांच के हैंड ओवर कर दिया जाता है चाणक्यपुरी। फिर मुझे वो क्राइम ब्रांच लेकर आते हैं और फिर वहाँ से मेरा मेडिकल और बेसिक डिटेल वगैरह लेकर जो है वो कहते हैं कि मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे घर पे फ़ोन करके इन्फॉर्म किया जाता है कि मैं जो है अरेस्ट कर रहा हूँ आसिफ को, और फिर वो मुझे कोर्ट में ले जाके प्रोड्यूस करते हैं। और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद जो है वो पीसी रिमांड का डिमांड करते हैं, एप्लीकेशन जो है वो जज के सामने रखते हैं, लेकिन जज ने उनका पीसी रिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे जुडिशल कस्टडी में जो है वो जेल भेज दिया गया। तो मैं जेल गया, फर्स्ट डे था, एक अजीब माहौल था। उन्होंने पहले नाम पूछा कि क्या नाम है, मैंने बोला कि आसिफ इकबाल तन्हा। किस केस में हूँ, मैंने कहा जामिया के केस में हूँ। तो एक नफ़रत और जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मुझे देखने को मिला जेल में, कि अलग तरह से बर्ताव किया जा रहा है। तो जब मैं अंदर गया फर्स्ट बार, जब जेल के अंदर वार्ड में जब मुझे ले जा रहे थे, उन्होंने मुझे खाना दिया प्लेट में, और जब मैं खाना खाने के लिए बैठा तो एक आए, बोला किस केस में हो, मैंने कहा जामिया। तो उन्होंने मुझे उठा लिया और फिर उठाने के बाद लेकर गए, मुझे पेड़ से बांध के खूब मारा। और फिर तो पहली रात को? हाँ, पहली रात को। और इस तरह के जो है एक कैदी भी, वो खुद भी कैदी थे या? कैदी भी थे, जो वार्ड के मुंशी होते हैं, जो कन्विक्टेड कैदी होते हैं वो, और फिर जो जेल के वार्डन होते हैं, जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो सारे लोगों ने मिलकर। उसके बाद मुझे एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया। मैं बंद रहा। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे खाना चाहिए, रात में मैं रमज़ान चल रहा है, मुझे रोज़ा रखना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ खाना वाना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, हमें दिक्कत तुम लोगों से है। ये जो तुम्हारे बगल में जो मुस्लिम लड़के हैं सेल के, मुझे इन लोगों से दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लोग क्राइम करके आए हैं, इनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल दिक्कत तुम लोग से है कि तुम लोग जामिया में पढ़ते हो, देश के ख़िलाफ़ है, ये है वो है। उन्होंने कहा कि कोई भी फेवर जो है तुम्हारे इसमें नहीं हो पाएगा। फिर नमाज के लिए जो है घड़ी का डिमांड किया। हर सेल में घड़ी लगी हुई थी, मेरे सेल में नहीं था। मैंने कहा कि मुझे घड़ी दे दीजिए, टाइम देख के मैं नमाज़ पढ़ लूँगा। मैं नमाज़ पढ़ भी सकता हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी अंदाज़े से। उन्होंने घड़ी नहीं दिया, और जो है इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मुझे झेलना पड़ा। 19 तारीख को फिर स्पेशल सेल की जो टीम है वो जेल में आ जाते हैं, और जेल में उन्होंने मुझसे जो है अरेस्ट मोमो पे साइन कराते हैं और फॉर्मल अरेस्टिंग करते हैं। 20 तारीख को मुझे फिर से कोर्ट में थ्रू द वीसी जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर मुझे 7 दिन का पीसी रिमांड देके दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट किया जाता है, और फिर मुझे वापस जेल से जो है स्पेशल सेल लेकर जाती है। और फिर वहाँ पे जो है वो जिस तरह से मेंटली टॉर्चर करते हैं अनबिलीवेबल, इस तरह से मतलब कि वो एक्सेप्ट, मतलब कि याद करना या इस तरह के क्वेश्चनिंग, इतना टॉर्चर होता है जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। मेंटल टॉर्चर या फिज़िकल टॉर्चर भी करते हैं? नहीं, सेल में या क्राइम ब्रांच के ऑफिसेस में फ़िज़िकल टॉर्चर जो है सिर्फ फर्स्ट नाइट मेरे साथ हुआ था, उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ। मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है, आईएस से जोड़ देंगे, जैश से जोड़ देंगे, अलकायदा से जोड़ देंगे, तुम्हारी फैमिली वाले ये हो जाएंगे, मतलब बेइंतहा टॉर्चर करते हैं। ये सब कुछ हो ही रहा था कि फिर उसमें मीडिया ट्रायल भी चल रहे थे बहुत ज़्यादा, आतंकवादी तक उन्होंने घोषित कर दिया, उन्होंने कनेक्शन भी जोड़ दिए, उन्होंने फंडिंग भी जोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन उन सबको जो है हाई कोर्ट का इतना ऐतिहासिक जजमेंट जो आया वो सब उनके लिए जवाब है। जेल का इसके बाद फिर वापस आपको जेल भेजे, ये एक हफ्ते का पुलिस रिमांड के बाद मुझे वापस जेल भेजा गया, और फिर जेल के बाद मैं 14 दिन तक क्वारंटाइन रहा उसी जेल में, 2 नंबर जेल में। अकेले आपको? हाँ, अकेले एक सेल में। और उसके बाद फिर जो है मुझे 4 नंबर जेल में शिफ्ट किया गया। फिर वहाँ गए तो वहाँ एक अलग माहौल था, वहाँ लोगों के साथ मिल सकते थे, लोगों से बातें कर सकते थे, उनका दुख दर्द जो है वो सुन सकते थे, अपना दुख दर्द सुना सकते थे। तो वहाँ दोस्ताना माहौल मिला आपको? वहाँ एक दोस्ताना माहौल मिला, वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे मिला। तो अखबार वहाँ मिला मुझे, मैं वहाँ अखबार ख़रीद सकता था। पहले तो मुश्किल था क्योंकि उस वक्त पैसे वैसे नहीं पहुँचे थे जेल में, जब शुरुआती दिन था तो लोग पेपर शेयर कर लेते थे, जो लोग पहले पुराने थे वो ख़रीदते थे, उनका पेपर में पढ़ लेता था, तो पता चल जाता था कि केस में क्या चल रहा है। कि वहाँ पे जो है कोविड का समय था, वहाँ पे बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। लोग बुखार बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लोगों का किसी का कोविड टेस्ट नहीं हो रहा था। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा था, लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जाता था। सारी मुलाकातें इन्होंने बंद कर रखी थी, किसी से कोई मिल नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था, तो कोई अपने घर से कांटेक्ट नहीं, कोई फ़ोन नहीं। मैं पहली मरतबा अपने घर पे जो बात किया वो 3 महीने के बाद किया जेल के अंदर से। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वहाँ पे था, और मैं इस पे काम करने की कोशिश किया। लोग बार बार उनसे आर्गूमेंट करता था, उनसे कहता था कि आप ये गलत कर रहे हो, खाना आ रहा है तो ढंग का खाना नहीं आ रहा है, जो जेल मैनुअल जिस चीज़ का अलाउ कर रहा है,
जेल मैनुअल में जो अधिकार दिया जा रहा है इनमेट्स के लिए, आप कम से कम वो अधिकार तो दें। तो जब आप जेल के अधिकारी को ये कहते थे तो वो क्या रिस्पॉन्स देते थे? रिस्पॉन्स ये था कि वो सुन लेते थे, एक्शन कोई नहीं होता था, वो सुनते थे, सब मेरी सारी बात सुनते थे, हाँ ठीक है देखते हैं, मैं बात करता हूँ, फिर वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये है कि हम लोग जेल में रह के जेल के माहौल को जो है सुधारने के लिए काम कर सकते थे। लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जेल में लोग डिप्रेशन में होते हैं, उनको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनसे बात करना, उनको जो है कंपनी देना, उनके साथ जो उनके दुख दर्द को सुनना, उनको हौसला देना। मैं वहाँ पे काम करता था कि बुक्स ले लिया मैंने, लाइब्रेरी से निकाल के लाया और मैंने एक बुक्स किसी को दे दिया, उनसे कहा कि आप ये स्टोरी पढ़ो, और फिर 10 लोग बैठे होते थे, आप ये स्टोरी से आपने क्या सीखा ये मुझे बताओ और सब लोगों को बताओ। और फिर किसी को मैंने पेंट कलर्स वगैरह ला के दिया कि आप अच्छा पेंटिंग बना लेते हो तो आप पेंटिंग बना दो, उसको वहीं पे वो पेंटिंग बनाते थे, उसको दीवार पे ही वहीं लगा देते थे, चावल से, जो चावल खाने के लिए आता था उससे उसको करके दीवार पे उसको चिपका दिया जाता था। तो इस तरह के काम कर रहे थे। मेरे फ़ोन जो है कोर्ट ने मुझे अलाउ किया था कि डेली 5 मिनट जो है मैं घर पे बात कर सकता हूँ एवरीडे। तो मैं उस 5 मिनट में भी उनको कॉन्फ्रेंस कराता था अपने फ़ोन से, जिनके घर पे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, जिनसे बातें नहीं हो पा रही थी। और औरों से बात कराते हाँ, थे? कि मैं अपने घर पे बोलता था कि आप इस नंबर पे कॉन्फ्रेंस कीजिए, और फिर मैं उनकी बात कराता था कॉन्फ्रेंस कॉल पे। कुछ बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बेहतर आर्टिकल्स वगैरह जो है इस पे आए, जेल में जो कमियां हैं, जिसका अधिकार जेल मैनुअल देता है उसके अकॉर्डिंग कम से कम उनको वो अधिकार दिया जाए। कुछ आपके रिश्ते बने, दोस्त वगैरह भी बने जेल के अंदर? लोगों ने कैसे आपके साथ, क्योंकि आप यंग भी हैं और मुस्लिम भी हैं, आपने क्या सामना किया? हाँ, बहुत अच्छा था। मतलब एक सर्किल था हमारा 2-4 लोगों का, उसमें एक डॉक्टर थे और एक जर्नलिस्ट थे, एक वकील थे। तो ये 3-4 लोगों का हमारा जो है वो सर्कल हुआ करता था। हम लोग बात करते थे किस तरह से जो है वो काम करना है, किस तरह से आगे यहाँ बाहर निकल के किस तरह से काम करेंगे, इस पे डिस्कशन होता था, दोस्ती। लेकिन यह है कि डिस्क्रिमिनेशन आपको हर जगह मिलेगा। जिस तरह से नफ़रत पिछले चंद सालों में आप फैलाया गया है, तो बिल्कुल बहुत सारे हर धर्म के लोग हैं वहाँ, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जेल के अंदर भी। जेल में भी अगर कहा जाए कि लोग जो है वो क्रिमिनल हैं, कॉम्युनल नहीं है, लेकिन हम लोगों का काम है कि मोहब्बत को आम करना, पैगाम को फैलाना। एक आपके परिवार वालों ने कैसे उनके लिए तकलीफ़ तो बहुत हुई होगी, वो कैसे रिस्पॉन्ड किए इसमें? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। तकलीफ़ तो होते हैं, और मैं अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा करीब रहा। वो मैं बाहर रहा, लेकिन डेली में जो है मेरी अम्मी मुझसे बात किए बिना कभी नहीं सोती थी, और हमेशा जो है वो मुझसे बात करती थी, चाहे वो 2 मिनट ही रात में बात करें तब वो सोती थी। तो वो एक याद हमेशा आता था। और फिर घर वाले बहुत तकलीफ़ में थे, क्योंकि मैं अकेला भी था, मैं ही उनका सहारा हूँ, मैं ही उनके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो इसके लिए वो बहुत तकलीफ़ में भी थे। लेकिन मुझे वो स्ट्रॉन्ग भी एक तरह से बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि जब सिचुएशन इस तरह का बन जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंसान को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो भी मोरल सपोर्ट का। फैमिली आपको राय दिए कि अब ये सब छोड़ दीजिए, आंदोलन वगैरह? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब झारखंड में और जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, वहाँ पे मेरी अम्मी खुद थी। अच्छा। तो मेरा पूरा घर इन चीज़ों में लगा हुआ है। तो उन्होंने और मुझसे कहा कि ठीक है, आप एक्टिविज़म कीजिए, आप लोगों के हक़ और इंसाफ के साथ, लेकिन दायरे में रह के। दायरा क्या है कि हम लोग पहले भी जो है कभी लॉ एंड ऑर्डर का जो है कभी वायलेशन नहीं किया, और आगे भी नहीं करना चाहते हैं। और जो बात है, जो फैक्ट है, हम उसको जो है सही तर्क के साथ लोगों के सामने रखते हैं, वो काम जारी रहेगा। अब चाहे उससे सरकार को बुरा लगे, सरकार या तो हमारी आवाज़ों को बंद करने के लिए हिंसा की बात ना हो, हाँ, हिंसा की बात नहीं हो, नफ़रत की बात नहीं हो, जो हम लोगों ने कभी किया ही नहीं और आइंदा भी नहीं करेंगे। तो आसिफ, आखिरी एक सवाल कि ये वक्त आपने पहले भी कहा, हम भी देख रहे हैं कि देश के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। हिंदू मुस्लिम के बीच में नफ़रत फैलाने की उनकी राजनीति भी रही है, और निर्दोष लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स के तौर पे जेलों में रखा जा रहा है। कोविड में भी हमने देखा कि सरकार की भूमिका क्या रही। तो आपको आज आप नौजवान हैं, हर हिंदुस्तान में हर दूसरा नागरिक, आप 25 साल से कम उम्र के हैं, तो आप एक तरह से उसके नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। तो आपको उम्मीद है या निराशा है? बिल्कुल जो है हमारे यहाँ मेरा ये मानना है कि जो है मायूसी जो है वो कुफ्र है,
और कुफ्र कहते हैं कि किसी चीज़ को छिपाना। तो मायूसी कुफ्र है और मैं मायूस नहीं होना चाहता हूँ। बिल्कुल मैं पुरुमीद हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम लोग और तमाम लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो तमाम लोग जो हैं वो मायूस नहीं हैं, वो लड़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। और आप अगर चाहते हो कि इनकलाब आए, आप अगर चाहते हो कि लोगों के साथ इंसाफ हो, तो आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। वो कुर्बानियाँ किसी भी शक्ल की भी हो सकती है। आपको जेल भी जाना पड़ेगा, आपको लाठी भी खानी पड़ेगी और आपको जो है आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। लोग बार बार ये कहते हैं कि बहुत थोड़े लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, बहुत नॉर्मल हैं, स्टूडेंट हैं या कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकलाब को लाने में हमेशा जो है थोड़े लोग ही जो है वो इनकलाब लाते हैं। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ तमाम लोग एक साथ बैठ के एक प्लेट पे खाना खाएं। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ पे एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, लोग एजुकेटेड हों, लोग पढ़े लिखे हों। ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, कोई बीमारी की वजह से लोग मर नहीं सके। जिस तरह से गैस की वजह से जो है लोग गैस सिलेंडर की वजह से इतनी जानें चली गई, अगर इसका इंतज़ाम होता तो शायद बहुत सारे लोग बच जाते। हिंदुस्तान का भविष्य ये लोग नहीं डिज़ाइन करेंगे जो सिर्फ एक आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश की एकता और अखंडता को जो है मतलब कि खतरे में डालना चाहते हैं, जिसको मिटाना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोग देश को डिज़ाइन नहीं करेंगे। देश का फ्यूचर कैसा होगा वो यहाँ के छात्र और यहाँ के इंसाफ पसंद लोग डिज़ाइन करेंगे। बहुत खूबसूरत बात आपने कही आसिफ। आपकी आवाज़ कोई दबा नहीं सकता। कि आपने जेल से बाहर निकलते हुए जो साबित किया, आपकी आवाज़ बुलंद रहे, आपकी उम्मीद हमेशा आसमानों तक छुए और वही हिंदुस्तान जिसके लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस एक नई आज़ादी की लड़ाई आज हम सब मिल के लड़ रहे हैं। नौजवान और महिलाएं, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सामने खड़े हैं और आप लोग सबके साथ मेरे ख्याल में आपकी उम्मीद का हिंदुस्तान हम लोग मिल के बनाएंगे। शुक्रिया।